नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां मालगाड़ी के 4 बोगी बेपटरी हो गए। कुसुंडा रेलवे स्टेशन के यार्ड की घटना है, जहां पर 4 बोगी जो है वो बेपटरी हो गए। कोयला लोडिंग के लिए ये जा रही थी और तभी वहां पर रेलवे स्टेशन के यार्ड पर यह घटना घटी, जिसमें बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के 4 बोगी बेपटरी हो गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यूपीए सरकार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही हैं, इसलिए विरोधी दल घबराए हुए हैं और यूपीए गठबंधन की सरकार को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को एक दूसरे का सच्चा भाई करार दिया। कि आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जैसे समूह को आगे बढ़ने का, उसके मार्ग प्रशस्त करने का जो प्रयास हम यूपीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और इसका जो लोकप्रियता है और इन सबों के बीच में जो हम सबों की पकड़ बन रही है, इससे कई लोग भी घबरा भी रहे हैं और उस घबराहट का कुछ झलकियां अलग अलग रूप में आपके सामने भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर दोहराया है कि वो खनन घोटाले में दोषी हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। समन जारी कर बुलाने का कोई मतलब नहीं है। रांची से रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी बार बार साजिश रच रही है। अगर इतना ही संगीन गुनाह है, उनको लगता है, तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहां हमने मना किया? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन को लेकर दिन भर सियासत होती रही। सीएम ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी तो बीजेपी ने भी सीएम पर पलटवार कर दिया। जैसे ही शाम के 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला ईडी के उसी जोनल दफ्तर के ठीक बाहर से बिना रुके धड़धड़ाते हुए गुजर गया, जिस दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना था। देख सकते हैं कि थोड़ी दूर पे ही मुख्यमंत्री की जो कार है वो भी साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी के दफ्तर के सामने से गुजरते हुए और एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की रवानगी से महज आधे घंटे पहले ही सीएम सचिवालय के एक कर्मचारी के हाथों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिट्ठी ईडी दफ्तर को भेजी गई, जिसमें पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सीएम ने हाजिर होने के लिए ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा। अब क्या था, हमने कुछ देने आए थे। कहाँ आए थे? अब अंदर में क्या था, हम लोग सरकारी सेवा के विषय क्या बता सकते हैं। कहाँ से आए थे? जो सीएम सचिवालय है वहाँ से एक लेटर जो है वो भेजा गया है और 3 सप्ताह का वक्त जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया है। तो देखना होगा कि आगे फिर किस तरह की कवायद होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीएम को भेजे गए ईडी के समन को लेकर रांची में दिन भर सियासी पारा गर्माता रहा। दोपहर होते ही जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम आवास के बाहर पहुंच गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ
खूब हुंकार भरी और कह दिया कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए ईडी। तो हम तो चुनौती देते हैं, हमसे इंक्वायरी मत करो, हमको गिरफ्तार करके दिखाओ, हमको गिरफ्तारी करो, हमने कौन सा गुनाह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन भर ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। ईडी का नाम लेकर बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। जवाब में आजसू और बीजेपी जैसे विपक्षी दलों ने सीएम को ही घेर लिया। गैर झारखंडी की बात कर रहे हैं, उनके बातों से लगता है कि अब उनके पास ईडी के बातों का जवाब उनके पास नहीं है। वो जान रहे हैं कि ईडी उनसे क्या पूछेगा और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, इसीलिए अब ईडी से वो भाग रहे हैं। उनको अगर ये फील हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट का सहारा लीजिए, कोर्टलाइज रूप से आपके पक्ष को सुनेगा, आप वहां रखिए। लेकिन इन जनरल हम अगर राजनीतिक चुनौतियां इस रूप से सड़क पे उतर पे देने लगे तो हम अपने ही बनाए हुए संविधान का कहीं ना कहीं अनादर करेंगे। ईडी के समन को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी संग्राम गहराता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे सरकार गिराने की साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और आजसू ने सरकार के खिलाफ पलटवार कर दिया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। खनन घोटाले को लेकर जारी ईडी के समन से एक बार फिर झारखंड की सियासत में उफान आता दिख रहा है। सवाल है कि आखिर सीएम को ईडी ने क्यों समन जारी किया है। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और विधायकी पर संकट, अब खनन घोटाले की आंच। झारखंड का सत्ता पक्ष एक बार फिर से चारों ओर से घिरता दिख रहा है। ताजा मामला है खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसकी जांच पिछले कुछ समय से ईडी के हाथ में है और इसकी एक एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते ईडी के अफसर सत्ता शीर्ष के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश भी आरोपी बनाए गए। दोनों को ईडी ने 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया और फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 मिली थी। ये दोनों हथियार सीएम आवास में तैनात 2 जवानों के नाम पर आवंटित थे। ईडी ये जानना चाहती है कि सीएम आवास के गार्ड के नाम पर जारी AK-47 और उसके कारतूस प्रेम प्रकाश जैसे कारोबारी के पास कैसे पहुँच गए। इससे पहले भी ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव, उसके सहयोगियों के 37 बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए सीज किए थे। इसी दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इन्हीं मामलों में ईडी ने 16 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिलने का जिक्र किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन का बैंक पासबुक और चेकबुक भी शामिल है। इनमें से 2 चेक पर मुख्यमंत्री के भी हस्ताक्षर हैं। यही नहीं, न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे पंकज मिश्रा ने फोन पर मुख्यमंत्री का नाम लेकर कई अफसरों को डराया था। इस मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। इन मामलों से पहले भी ईडी ने पूर्व खान सचिव सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को कैश के साथ गिरफ्तार किया था। इन सभी मामलों के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं और इनसे जुड़े ऐसे कई सवाल हैं, जिसके जवाब की तलाश अभी भी ईडी को है। पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजने के पीछे यही बड़ी वजह मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। डुमरा के सामुदायिक भवन में आयोजित सर्वदलीय ब्राह्मण सभा को संबोधित करते हुए जलेश्वर महतो ने कहा कि उनके बयान से ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंची तो वो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पिछले दिनों ब्राह्मण समाज पर बयानबाजी को लेकर जलेश्वर महतो ब्राह्मण समुदाय के निशाने पर थे। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को बुलाकर और मैं सार्वजनिक कर दिया। इससे बड़ा कोई और साधन नहीं है। ये पूरा दुनिया में चला गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। और आज आपके आदेश पर हम सशरीर उपस्थित हैं और सशरीर जब
आपके बीच में कह रहे हैं यह बात कि अगर आपको पीड़ा हुई है तो क्षमा याचना हमारी तरफ से है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि कोयला मजदूरों के वेतन समझौते को लेकर लगातार चल रही है। उम्मीद है कि इस पर जल्दी अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल धनबाद दौरे पर आए थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि कोल इंडिया कोयला उत्पाद के लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। वेज बोर्ड पर चर्चा चल रही है और समय लगता है इन सब पर चर्चा चल रही लगातार और निश्चय ही अच्छा परिणाम आएगा। 2025 में 1 बिलियन टन नहीं है क्योंकि कोरोना 2 साल आ गया था, इसलिए सरकार ने उसको 2 साल आगे बढ़ा दिया है। अगले साल का टारगेट अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन 760-770 के आसपास। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सरायकेला के युवक मोहन मुर्मू के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मौके पर मृतक के परिजन तो नहीं आए, पर सरायकेला के आला अफसरों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया की गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में ही रखा गया है। मोहन मुर्मू ने पिछले दिनों सरायकेला थाना हाजत में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में लापरवाही के आरोप में सरायकेला के थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। कार्रवाई होगी, जहां हम लोग को साक्ष्य मिलेगा तो कार्रवाई तो नहीं होगा। हमने तत्काल कार्रवाई की है, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया है, निलंबित किया है। प्रथम दृष्टया मुझे लापरवाही दिखी है, हमने तो बड़ी कार्रवाई की है सस्पेंड करके। अब जांच होगा, इसका मजिस्ट्रियल जांच होगा। हम इस वक्त जमशेदपुर के पोस्टमार्टम हाउस में हैं, जहां पर सरायकेला के हाजत में 18 वर्षीय नाबालिग मोहन मुर्मू ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद उनके शव को आज यहाँ पर जमशेदपुर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है, जहाँ पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फोरेंसिक जांच विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके अलावा और 2 डॉक्टर हैं। दंडाधिकारी के रूप में सरायकेला सीओ मनोज कुमार हैं। तो पूरी टीम के साथ यहाँ पर अंत परीक्षण का काम यहाँ पर चल रहा है और अभी तक उनके परिवार वाले, मृतक के जो परिवार वाले हैं, अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि घटना कल दोपहर की है। कल दोपहर सरायकेला हाजत में मोहन मुर्मू ने आत्महत्या कर ली थी और उस आत्महत्या के बाद उनके शव को आज यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि हाजत में मोहन मुर्मू ने आत्महत्या कैसे की। 3 दिनों तक वे सरायकेला हाजत में थे और कई तरह के सवाल को लेकर पुलिस पर कई तरह के सवाल उठे भी हैं और इन्हीं के कारण सरायकेला थाना प्रभारी को वहाँ पर फिलहाल वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर शव को यहीं पर पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाएगा, शीत गृह में रखा जाएगा। जब तक उनके परिवार वाले नहीं आते हैं, मोहन मुर्मू का शव यही जमशेदपुर एमजीएम के शीत गृह में रखा जाएगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बोकारो के नावाडीह में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। घटना पोटसो गांव की है, जहां रूपा नामक महिला को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डालने की कोशिश की। आरोप उसकी सास, ससुर, नंदोसी और ननद पर लगा है। महिला का इलाज ढूरी के सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 6 महीने के पहले तारीख 22/10/2022 को तो हमारी बच्ची को, रूपा देवी को शरीर में किरासन से छिटक करके उनके सास, ससुर, उनके ननद, नंदोसी मिलकर के माचिस मार दिया, आग जला दिया। जान से मारने का इन लोग प्रयास। आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन बोकारो के ललपनिया में होने जा रहा है। 7 और 8 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के आदिवासी लुगू बाबा का दर्शन करने आएंगे, जबकि 8 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल लुगू बाबा को आदिवासियों का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। सीआरपीएफ की तरफ से, जो चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इनफ मात्रा में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की फोर्स हैं, जगुआर की फोर्स हैं, सीआरपीएफ की फोर्स है, सभी को डिप्लॉय किया जाएगा और हम लोग इंश्योर करेंगे कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। सभी जगह हेल्प डेस्क रहेंगे, जहाँ पे हमारे पुलिस के फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर 2 जगह जो पूजा होनी है, यहाँ नीचे के स्तर पर जो मंदिर है जिसपे माननीय मुख्यमंत्री और विशिष्ट जन का जो आगमन होता है, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहाड़ के माध्यम से ऊपर जो सर्वोच्च जो शिखर है उस पर जो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से तैयारियाँ हैं उसको भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में देखा है। अभी लगभग तैयारी पूरी हो गई है।
बोकारो के लुगु पहाड़ पर आदिवासियों का धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आदिवासी जुटेंगे। लुगु पहाड़ को क्यों कहा जाता है आदिवासियों का मक्का, देखिए इस रिपोर्ट में। जंगल, पहाड़ और पथरीले रास्ते से गुजरते हुए जब आप बोकारो से 86 किलोमीटर लंबा सफर पूरा करेंगे तो आपके कदम पड़ेंगे झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचे लुगु पहाड़ पर। वही लुगु पहाड़ जहां बसा है आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जिसे कहा जाता है लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़, जो लुगु पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरी गुफा के अंदर है। माना जाता है कि आदिवासियों के देवता लुगु बाबा ने इसी गुफा में कठिन तप करके आदिवासियों को नई राह दिखाई थी। यही वो गुफा है जहां आदिवासी समाज के लोग लगातार यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ काफी संख्या में आदिवासी देश विदेशों से यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भक्त यहाँ सच्चे मन से गुहार लगाता है, लुगु बाबा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। तभी तो लुगु पहाड़ की 7.5 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई भी भक्तों का रास्ता नहीं रोक पाती और लुगु बाबा की आस्था और भक्ति में डूबी आदिवासियों की टोली घंटाबाड़ी में मत्था टेक कर ही दम लेती है। लुगु बाबा को बस एक लोटा पानी, एक पुड़िया सिंदूर और अगरबत्ती का चढ़ावा चढ़ाइए, आपकी तमाम मुश्किलें दूर होते देर नहीं लगेगी। आप सच्चे मन से श्रद्धा से कोई भी चीज मांग कीजिएगा। बाल बच्चेदार का भी बहुत तरह का कोई कठिनाई होता है, जिसका नहीं होता वो मांग करते तो बहुत तरह के यहाँ पूर्ति हुआ है, पूरा हुआ। इस कारण से यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं आशाएं लेकर के। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर ये लुगु पहाड़ आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रहने वाले आदिवासी खींचे चले आते हैं। इसका जो संरक्षण है, इसका रखरखाव है, राज्य की सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। तभी आदिवासी जो एक पहचान है आदम जनजाति का, उसकी पहचान को बनाए रखेंगे, क्योंकि बाबा जो हैं इनके पूरे संविधान को बनाए, इनके नियम कानून को बनाए, इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होना है उसकी पूरी बात बाबा ही आदिवासियों को बताने का काम किए थे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, लुगु बुरु घंटाबाड़ी, धर्मगढ़, लुगु बाबा के गुफा से। धनबाद के कुसुंडा रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई। ये मालगाड़ी कोयला लोडिंग करने जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी के पिछले हिस्से के 4 वैगन पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे की टीम क्रेन की मदद से बेपटरी डब्बों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। BCCL के KDS साइडिंग में रेलवे के रैक की लोडिंग होती है, जिसे यहां से अलग अलग प्लांट में डिस्पैच कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस रूट में यात्री ट्रेनों का यातायात नहीं के बराबर होता है। पाकुड़ पुलिस ने दुर्गा स्टोन क्रशर में लूटपाट का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 4 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब पुलिस 2 अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। टेक्निकल अनुसंधान के क्रम में श्यामलाल हंसदा करके एक व्यक्ति का संलिप्तता इसमें पाया गया। इसको जब हम लोग पूछताछ के लिए बुलाया, ये कन्फर्स कर लिया कि यहाँ एक केस की घटना का अंजाम दिया है और ये बेसिकली एक वेटरन क्रिमिनल है, इनके ऊपर 9 केस है। और ये अपने स्वीकारोक्ति बयान में टोटल 5 आदमी का नाम लिया, बोला कि ये 5 मिलकर हिरनपुर का भी 2 घटना और आमलागच्ची का घटना किया था।
गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बंगरू गांव में हुए नाइट्रिक एसिड रिसाव का जायजा लिया। घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही उपायुक्त ने तुरंत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगरू गांव के निर्झर डोढ़ा के पास नाइट्रिक एसिड लदा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नाइट्रिक एसिड के बहाव से फसल और पानी को नुकसान पहुंचा है। केमिकल लेकर एक गाड़ी जा रही थी, टैंकर जा रही थी, जिसका दुर्घटना हुआ। और ये पॉपुलेटेड एरिया में तो नहीं है, बल्कि रोजगार का साधन जो हमारा कृषि है, इस क्षेत्र का जो मत्स्य पालन है और पेड़ पौधे हैं, उनको ये डैमेज कर गया। तो उसका आकलन एक बार करने के लिए हम लोग देखने के लिए और किस प्रकार से इसके पूरे एनालिसिस करके इसका आकलन किया जाए, उसकी एक बार परिस्थिति का हम लोगों ने जायज़ा लिया है। और रांची का एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर सुजीत मुंडा इन दिनों चर्चा में हैं। वो जल्द ही ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए खेलते देखे जाएंगे। आइए आपको मिलाते हैं इस खास क्रिकेटर से। रांची के दुर्वा की ये तंग गलियां आजकल अपने हीरो को लेकर चर्चा में हैं। जब से सुजीत मुंडा का चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है, हर कोई इसी गली का पता पूछ रहा है। सुजीत भले ही अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट का बॉल उनकी उंगलियों पर नाचता है और जब बल्ला घूमता है तो फिर रनों की बौछार होती है। सुजीत 2014 से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम में उनका चयन 2018 में हुआ। इस दौरान उन्होंने 3 वनडे और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। मैं 2014 से लेकर के 2017 तक अपने स्टेट के लिए खेला क्रिकेट। फिर मेरा 2018 में मेरा जो है भारतीय टीम में चयन हुआ, जिस टाइम मतलब साउथ अफ्रीका को इंडिया होस्ट कर रही थी, जिसमें 7 T20 और 3 ODI था। पर जो है कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा 2020 से लेकर के 2022 तक मैंने इंडिया टीम से जुड़ा रहा। सुजीत की पत्नी अनीता भी एथलेटिक्स की अच्छी खिलाड़ी रही हैं। थोड़ा बहुत ही देख पाने के बावजूद वो हमेशा सुजीत का हाथ थामे रहती हैं। तमाम संघर्षों को पार कर सुजीत आज यहाँ तक पहुँचे तो हैं, लेकिन आज भी काफी गरीबी में जी रहे हैं। हालांकि इस दंपति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। सीएम की तरफ से खेल नीति के तहत मदद का भरोसा भी मिला, लेकिन आज भी इन्हें मदद का इंतजार है। खुशी लग रहा है सर, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते थे ना, क्योंकि साथ में हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ खेलते थे, तो कितना मेहनत करते थे और कितना परिश्रम करते थे, उनको तो मैं जानती ही थी और इनका हुनर को देखी थी। ये जो घर बना हुआ है मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर में, ये सर HSC का जगह है, ठीक है सर, अपना ये पर्सनली जगह नहीं है। और यहाँ से कब उठा दिया जाए सर, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा एक सपना यही था कि मुझे एक आवास, जो मैंने सीएम के पास भी रखा है, अदर नेता से भी रखना चाहूँगा। कबाड़ का काम करने वाले पिता और 3 मजदूर भाइयों का छोटा भाई सुजीत आज अपने मोहल्ले का हीरो बन गए हैं। लेकिन देखना होगा कि इस हीरो पर सरकार की नजर कब पड़ती है। और अब यहाँ से सुजीत 8 नवंबर को बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर से फिर दिसंबर में आपको T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। सुजीत उसमें शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुजीत अपनी प्रगति के साथ साथ अपने साथी खिलाड़ियों की भी तरक्की चाहते हैं। सुजीत का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें मदद मिले ताकि दूसरे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़े। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।